दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर आपको जानना बहुत अच्छा लगता है। आजकल महाराष्ट्र के विश्व प्रवक्ता संजय राउत बहुत ही बातें कर रहे हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी एक खत भेजा है और खत में लिखा है कि नायडू जी, महाराष्ट्र में मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं, अभी उनकी टर्म खत्म होने को है और सदस्य होने के नाते उन्होंने राज्यसभा के सभापति को खत लिखकर अपना प्रॉब्लम बताया है। संजय राउत का कहना यह है कि मेरे ऊपर अभी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्रियों को परेशानी किया जा रहा है, शायद 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब ये 2 मंत्री कौन हैं, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तारी होगी और मुझे भी दिक्कत में डाला जाएगा, मेरे करीबियों को, मेरे रिश्तेदारों को तकलीफ़ दी जा रही है, मेरे परिवार को तकलीफ़ दी जा रही है, ऐसा राउत कह रहे हैं। ऐसा राउत को क्यों लग रहा है कि उनके परिवार को या रिश्तेदारों को तकलीफ़ दी जा रही है? आपको मैं एक बात पूरी तरह से बता देता हूं कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत और पाटकर के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है। प्रवीण राउत को गिरफ्तार भी किया गया और सुजीत पाटकर की इंक्वायरी भी हो रही है। अब प्रवीण राउत ये नाम सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि संजय राउत के परिवार से ये संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि संजय राउत और प्रवीण राउत का कोई भी रिश्ता, मतलब खून वाला रिश्ता बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि दोनों की जातियाँ भी अलग अलग है। मतलब प्रवीण राउत किसी भी तरह से संजय राउत के रिश्तेदार नहीं हो सकते। फिर भी संजय राउत ये बता रहे हैं, अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे करीबियों को ईडी तकलीफ दे रही है। यहाँ तक कह डाला उन्होंने कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ईडी एक क्राइम सिंडिकेट खेल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बीजेपी के साथ मिलकर। अब सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स ऐसे डिपार्टमेंट को भी उन्होंने सिंडिकेट का हिस्सा बना दिया है। संजय राउत ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या संजय राउत बौखला गए हैं? क्या संजय राउत को किस चीज़ का डर है? वो डर है तो किस चीज़ का है? ये सारे सवाल हम आपके मन में आ जाते हैं। अब इन सवालों के जवाब मिलना तो ज़रूरी है। क्यों संजय राउत इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी समझ लेना ज़रूरी है। संजय राउत के आजकल के ट्वीट को देखा जाए तो वही एक बात बारंबार ट्वीट करके बोल रहे हैं। पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, वो वाला जिसमें छलांग लगाता हुआ शेर आपको दिखेगा और उन्होंने उसके ऊपर जय महाराष्ट्र लिखा है। दूसरा भी देख लीजिए, उसी में और एक शेर दिखाया है और इसी तरह की बातें संजय राउत ने की है। तीसरा एक ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार ऐसे ट्वीट संजय राउत क्यों कर रहे हैं? क्या सच में संजय राउत डर गए हैं या और मैं डरा नहीं हूं ये दिखाने की ये कोशिश है? संजय राउत सच बोले तो डर गए हैं, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल हमने ऐसा रखा है। संजय राउत वर से कृपा हट गई है। अब ना पवार संजय राउत को देखेंगे, ना उद्धव ठाकरे संजय राउत को बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज तक संजय राउत ने जितने भी वागबाण चलाए हैं वो सारे वागबाण सीधा जाके सेंट्रल की बीजेपी को लगे हैं और इसी कारणवश बौखलाई केंद्र सरकार ने, राउत के शब्दों से चिढ़ गई केंद्र सरकार ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक बात याद रखना चाहिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो एक तो लाइट बंद करके कपड़े पहनते हैं या उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। संजय राउत का घर मतलब शिवसेना शीशे का था, कांच का था। संजय राउत ने तो दोनों चीज़ें कर डाली। अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल रिश्तेदारी में कुछ भी गलत नहीं है तो आप किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन लगा सकते हैं, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन संजय राउत के पॉलिटिकल परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कई आरोप पहले से लग चुके हैं।
बल्कि कई आरोप साबित होने की कगार पर है। महाराष्ट्र सरकार के अनिल देशमुख आज भी जेल में हैं। इतना ही नहीं कि परिवहन मंत्री अनिल परब भी अब लगभग जेल जाने की कगार पर है। अब दूसरा मंत्री कौन, ये राउत को ही बताना होगा। लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। क्या दूसरा मंत्री आदित्य ठाकरे है? क्या उनको भी अंदर डालने की कोशिश हो रही है या किसी और को अंदर डालने की कोशिश हो रही है? अब उद्धव ठाकरे को भी पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। संजय राउत लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत की बातों का फायदा शिवसेना की जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब एनसीपी को ज्यादा हो रहा है। आजकल ऐसा लग रहा है कि संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता नहीं है, वो तो प्रवक्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो राष्ट्रवादी के हो न सके। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे पुरोगामी ब्राह्मण होता है। जब ब्राह्मण पुरोगामी बन जाता है, ना वो पुरोगामियों का होता है, ना वो ब्राह्मणों का रह जाता है, ना इधर का ना उधर का। ठीक ऐसे ही हुआ। ये ऐसे हुआ जैसे किसी विवाहित स्त्री का अन्य पुरुष के साथ संबंध हो, ना वो अन्य पुरुष की रहती है ना अपने पति की रहती है। संजय राउत के रिश्ते बिल्कुल ऐसे ही हुए। राउत तो है शिवसेना से, लेकिन रिश्ता बनाए रखा एनसीपी से। अब न राउत एनसीपी के रहे न शिवसेना के रहे। जब राउत पर बात आई तो तू तेरा निपट ले, तू तेरा देख ले, लगभग ऐसा ही मैसेज दोनों पार्टियों की तरफ से राउत को दिया गया। एक बात और भी आपको बता दूं, अब राउत राज्यसभा सदस्य के लिए और एक बार इंटरेस्टेड है। शिवसेना के पक्ष में कितनी जगह आती है, क्योंकि कितनी जगह पर चुनाव होने वाला है, उसमें से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में कितनी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी जाती है, ये देखना भी आवश्यक है। आज देखा जाए तो भाजपा राज्यसभा के लिए अपने 2 प्रत्याशियों को विजयी कर एक और की जगह बाकी रख सकती है, और तीनों पक्षों को मिलाकर एक एक चुन के देने के बाद जितने ही वोट बचते हैं उसमें से वो 34वां उम्मीदवार चुन के ला नहीं सकते। अब बीजेपी ने चौथा खड़ा कर दिया और कुछ तिकड़म लगा दी तो बीजेपी के 3 हो जाएंगे। शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस में 3 मिल रहे हैं, तो उसमें कौन जाएगा? राउत जाएंगे या नहीं जाएंगे, या किसी और को चांस मिलेगा, ये भी देखना जरूरी हो गया है। राउत के लिए राज्यसभा की सीट रखना अपने लिए कायम रखना जरूरी है, और दूसरी तरफ राउत के लिए अपने पर लगाए गए ईडी द्वारा कसा गया शिकंजा भी ढीला करना जरूरी है। अब राउत के लिए कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है। बीजेपी का दरवाजा तो खुद राउत ने बंद कर दिया है, और शिवसेना के लिए वो तो शरद पवार के हैं। शरद पवार के लिए राउत कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने अपनी पार्टी को छोड़ दूसरों के साथ प्रेम किया हो, वो जिसके साथ प्रेम किया है उसके साथ कैसे ठीक से रहेगा। जिस संजय राउत की वजह से या संजय राउत के दोस्तों की वजह से कुछ पत्रकार, यूट्यूबर्स भी संजय राउत के अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आदित्य ठाकरे की बदनामी की सुपारी मानो ले ली हो, मानो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हो, और आदित्य ठाकरे की बदनामी करते नहीं चूक रहे हैं, और वो सारे करीबी है संजय राउत के। आपको याद होगा बीजेपी ने आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाया था, लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया था। आशीष शेलार की बात कर रहा हूं। आशीष शेलार ने एक फिल्मी पार्टी का उल्लेख जरूर किया था, लेकिन उसमें आदित्य ठाकरे शामिल थे ऐसा नहीं कहा था। महाराष्ट्र सरकार के एक युवा मंत्री ऐसा कहा था। लेकिन उसके बाद एक यूट्यूबर्स ने उस पार्टी में, करण जौहर की पार्टी में आदित्य ठाकरे ही शामिल थे, ये जोरों से बताया था, और वही यूट्यूबर संजय राउत के अच्छे दोस्त हैं। उद्धव ठाकरे की नज़र से ये तो नहीं चूका होगा। जब जब भी मौका मिला तब तब कुछ यूट्यूबर्स के जरिए आदित्य ठाकरे की बात सामने लाई गई। यहाँ तक नहीं बल्कि आगे भी कुछ किया गया। उसमें कहा गया कि संजय राउत ही शिवसेना का राष्ट्रीय चेहरा है। अब शिवसेना का राष्ट्रीय चेहरा बनने जा रहे संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए मानो एक मुसीबत सी हो गए हैं। अब इस मुसीबत को हटाने के लिए उद्धव ठाकरे कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब भाजपा के ने ही ऐसा कुछ लगाया होगा इल्ज़ाम, या ईडी उनके पीछे लग गई हो, तो उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत को हटाना एक आसान सी बात हो गई थी।
अब सारे इस बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संजय राउत की उपयोगिता खत्म सी हो गई है, यही दिख रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की कृपा संजय राउत से हट गई है, इसीलिए उनकी अब फट गई है, ऐसा ही दिख रहा है। और इसी तरह की राजनीतिक हलचलें अब महाराष्ट्र में नजर आ रही है। नमस्ते।